आज बात होगी उस सुलगते हुए सच की जिसने पड़ोसी मुल्क के रावलपिंडी के वॉर रूम से लेकर इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा कर रखी। पीओजेके की सड़कों पर इस वक्त इतिहास का सबसे बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है और वही हम दिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं। भूखी प्यासी और दशकों से प्रताड़ित आवाम ने अब मुजफ्फराबाद के लिए लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है, कूच कर दिया है पाकिस्तान की सड़कों पर। लेकिन आप देखिए कि सो-कॉल्ड लोकतंत्र और मानवाधिकारों का ढोंग रचने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा यहां भी दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण है, वो शांति से मार्च कर रहे हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती है। तैनाती तक तो फिर भी ठीक है, वो गोलियां चला रहे हैं। कई बेगुनाह नागरिक मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। आलम यह है कि आक्रोशित आवाम अब अपनों के जनाजे कंधे पर उठाकर मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस मार्च को रोका नहीं। इस बीच इस्लामाबाद में बैठे वजीर आजम शहबाज शरीफ और रावलपिंडी से हुक्म चलाने वाले सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का डर्टी गेम भी चालू। डर्टी गेम है बंदूक के दम पर जनता को डराने का। नाकाम रहने के बाद जो है अब यह जोड़ी नई नई साजिशें बुनने में लगी। कभी इंटरनेट बंद किया जा रहा है ताकि दुनिया तक सच ना पहुंच पाए, सच को छिपाने की कोशिश हो रही है, तो कभी रास्तों की नाकेबंदी कर आवाम को भूखा मारने की साजिश रच रही है। खाद रसद को रोका जा रहा है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, मुनीर की सेना इस जन आंदोलन को बदनाम करने और क्रैकडाउन की भी बड़ी तैयारी में। लेकिन शहबाज मुनीर और शायद ये जोड़ी ये भूल रही है कि जुल्म की भी एक इंतहा होती, एक उम्र होती है। आपकी बंदूकों और साजिशों का जवाब अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दे दिया है। पीओजेके की वादियों में अब सिर्फ हक की मांग नहीं बल्कि पाकिस्तान से आजादी का नारा गूंज रहा है। आवाम दो टूक कह रही कि जुल्म का खात्मा अब तय है। अब पीओजेके में जारी प्रदर्शन पर मुनीर की हर साजिश को हम आज डिकोड करेंगे। कैसे क्या चालें चली जा रही हैं, इसकी एक एक परत आज आपके सामने हम खोलने वाले। पीओजेके यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की आवाम ने मुनीर की जालिम सेना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत कर दी है। कुछ उसी की तस्वीरें आपके सामने। मुजफ्फराबाद के लिए लॉन्ग मार्च की शुरुआत हो गई। अपनी आजादी के लिए पीओजेके की आवाम सीने पर गोली खाने को भी तैयार। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं, बिगड़ चुके हैं कि देर रात से ही लाखों लोगों की भारी भीड़ रावलकोट में जमा हो गई। चारों तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारी और भारी आक्रोश जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन स्थिति तब और ज्यादा भावुक और तनावपूर्ण हो गई जब यह खबर आई कि पाकिस्तानी रेंजर्स की अंधाधुंध फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई है, 9 लोग मारे गए, जिनका जनाजा भी प्रदर्शनकारी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए। कहने को ये अपनी मांगों को लेकर मार्च था, लेकिन यह जनाजे में भी तब्दील हो गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर। महंगाई और जुल्म के खिलाफ उठी यह आवाज अब एक बड़े जन सैलाब में बदल चुकी है, जिसे रोकना पाकिस्तानी प्रशासन के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। तो यह तस्वीर आप देखिए, पीओजेके में बगावत की तस्वीर है और इन्हीं तस्वीरों को देखकर फील्ड मार्शल मुनीर इस कदर बौखला गया है कि अब अपने ही सैनिकों पर हमले करवा रहा है ताकि उसका इल्जाम लगाया जा सके पीओजेके की आवाम पर कि उन लोगों ने सैनिकों पर हमले किए और उन पर दबाव डाला जा सके ताकि यह प्रदर्शन खत्म हो जाए और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल पीओजेके के रावलकोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला हुआ। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हमने आपके सामने स्क्रीन पर रखी हैं। कुछ हथियारबंद लोग ड्रोन फुटेज में नजर आए। इस हमले में पाकिस्तानी रेंजर्स के एक जवान की मौत हो गई, लेकिन मुनीर की इस साजिश की तुरंत पोल खुल गई। दावा किया जाने लगा कि यह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसे मुनीर ने अंजाम दिया था अपने ही सैनिक को मरवाने का, ताकि पीओजेके पर पूरा आरोप मढ़ा जा सके और इस आंदोलन को दबाया जा सके। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को करवाया गया। दरअसल आसिम मुनीर इस हमले का इस्तेमाल पीओजेके की आवाम के खिलाफ जारी बर्बर कार्रवाई को सही ठहराने के लिए करना चाहता है कि देखो ये तो हमारे सैनिक मार रहे थे इसलिए इनको हम मार रहे हैं। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि घटनास्थल के आसपास लश्कर तैयबा का एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर भी मौजूद है, जिसका संचालन रिजवान हनीफ नाम का आतंकी करता है। लेकिन आसिम मुनीर के लिए इससे भी परेशान की बात यह है कि पीओजेके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने एक बार फिर आजादी की अपनी मांग को दोहराया। यह आप सुनिए नारेबाजी को जो लग रहा है सड़कों पर। मुजफ्फराबाद मार्च से पहले समर्थकों को संबोधित करते हुए अमन कश्मीरी ने कहा कि यह आंदोलन हर हाल में जारी रहेगा। यह जोर देकर कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग आजादी। पीओजेके में बगावत है, नारेबाजी आपने सुनी, मंच से तकरीरें आपने सुनी और इसकी सबसे बड़ी वजह है विधानसभा की 12 आरक्षित शरणार्थी सीटें।
पीओजेके विधानसभा की 53 सीटों में से 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो पाकिस्तान के अन्य शहरों जैसे लाहौर, कराची या फिर किसी और जगह पर रहते हैं। स्थानीय जनता का आरोप है कि पाकिस्तान की मुख्य राजनीतिक पार्टियां इन 12 सीटों का इस्तेमाल करके पीओजेके की सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखते। पीओजेके में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव है और अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता इन सीटों को पूरी तरह खत्म करने की मांग करते हैं ताकि पाकिस्तान का नियंत्रण न रहे। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रास्ता साफ नहीं हुआ तो वो पीओजेके में चुनाव ही नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारी विरोध प्रदर्शनों से पाकिस्तानी सेना घबरा गई, जिसके बाद अब इसे कुचलने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आंदोलन को कुचलने के लिए आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना पीओके में चल रहे जनता के विरोध प्रदर्शनों में लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े लोगों की घुसपैठ करा सकती है ताकि वो लोग जाकर वहां पर बवाल करें, उसके बाद सरकार उस आंदोलन को कुचल सके। रिपोर्ट तो यह भी है कि पाकिस्तानी सेना की योजना है कि 2 आतंकी सदस्यों को चुपके से शांतिपूर्ण रैलियों में शामिल करवा लिया और हिंसा भड़का दी जाए। ऐसा करने से सुरक्षा बलों को विरोध प्रदर्शन पर बल प्रयोग करने का बहाना मिल जाएगा और इस एक्शन का विरोध भी नहीं होगा। खुफिया एजेंसियों के पीओजेके के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर बन रही इस योजना की जानकारी मिली। पाकिस्तानी प्रशासन शांतिपूर्ण नागरिक आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने विरोध का नेतृत्व कर रहे संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया। इसके मुख्य नेताओं पर देशद्रोह और आतंकवाद निरोधी कानून के तहत मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तो यह भी जानकारी मिली है कि पहले आतंकियों का इस्तेमाल कर प्रदर्शन में हिंसा करवाई जाएगी और फिर इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कर सकती है कि देखो ये तो सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं, इसलिए इन पर एक्शन जरूरी है। हिंसा को सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि नागरिकों के अधिकारों का यह आंदोलन असल में सरकार विरोधी आतंकी साजिश है। इससे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कार्रवाई शुरू करने का आधार मिल सकेगा और जो पहले से बैन करके रखा हुआ है, जो धाराएं लगाई हैं, उनका भी एक उसको जस्टिफाई करने का तरीका मिल जाएगा। पूरे पीओजेके क्षेत्र में मोबाइल, इंटरनेट और संचार सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई ताकि वहां की कोई तस्वीर, कोई जानकारी, कोई बातचीत बाहरी दुनिया में न जाए। इंटरनेट बंद करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में मारे जा रहे आम नागरिकों की वीडियो और तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और दुनिया के सामने ना सके और पाकिस्तानी रेंजर्स का जो चेहरा है, असल चेहरा है, वो दुनिया ना देख पाए। इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए मुनीर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। प्रदर्शनों में महिलाएं हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनकी भागीदारी को रोकने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बल ज्यादा से ज्यादा बल प्रयोग कर रहे हैं कि अगर वो आ गए तो फिर कैसे बल प्रयोग करें। प्रदर्शन स्थलों तक पहुंचने वाले रास्तों और गांवों में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और महिलाओं को हिरासत में लिया जा रहा है ताकि परिवारों में डर का माहौल पैदा किया जा सके, महिलाएं ना आए और अपने घर के लोगों को भी इस आंदोलन में जाने से रोकें। लेकिन इस बार पीओजेके में मुनीर के खिलाफ बगावत की जो बुलंद आवाज उठी है, उसे रोकना शायद मुनीर और उसके प्यादों के लिए नामुमकिन। आगे आपको बताएंगे आखिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की फाइनल रिपोर्ट में क्या आ गया। उससे पहले देखिए आज दिन भर की सुपर 6 खबर। आज कैबिनेट की बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें वाराणसी के इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई। साथ ही 62,500 करोड़ रुपए के मोबाइल कॉरिडोर को भी हरी झंडी दी गई। वाराणसी में वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की भी मंजूरी दी गई है। इससे शहर को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। मानसून सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की अहम बैठक होनी है, जिसमें आगामी सत्र को लेकर रणनीति और विपक्ष के संभावित हमलों का जवाब देने पर भी मंथन होगा। वहीं मानसून सत्र को लेकर कल सोनिया गांधी के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक होनी है। आपको बता दें कि 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को पास कराए जाने का दावा किया है। शिंदे ने कहा कि आरक्षण देने की हिम्मत मोदी सरकार के ही पास है। वहीं इन दोनों बिलों को लेकर एनसीपी शरद गुट का तेवर भी नरम पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक शरद गुट मानसून सेशन में इन दोनों बिलों पर समर्थन कर सकता है, जिसका संकेत सुप्रिया सुले ने भी दिया है। राहुल गांधी को देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली है, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी अब छात्रों से परेड ग्राउंड की बजाय बन्नू स्कूल मैदान में संवाद करेंगे। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम 17 जुलाई को ही आयोजित होगा। पंजाब कांग्रेस में जारी गतिरोध के बीच केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल के बीच अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में बघेल ने वेणुगोपाल को रिपोर्ट सौंपी। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, राजा बड़ी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं चन्नी समर्थकों ने पोस्टर लगाकर उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सीनियर लीडर मदन मित्रा ने भी अब ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। वो ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने विधायक पद नहीं छोड़ा है। टीएमसी से इस्तीफे पर मदन मित्रा ने अभिषेक बनर्जी पर जमकर हमला बोला और कहा कि टीएमसी डूब रही है, पार्टी सिर्फ अभिषेक की सेवा तक ही सिमट कर रही है। नवभारत सुपर 6 में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी स्पेशल स्टोरी। अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी की परतें खोलने के लिए गठित की गई एसआईटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। इस रिपोर्ट के आते ही यह साफ हो जाएगा कि आखिर आस्था की तिजोरी में सेंध लगाने वाले मुख्य किरदार कौन कौन थे। वहीं दूसरी तरफ इस हाई प्रोफाइल मामले में कानूनी शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है। कोर्ट ने मामले के 2 मुख्य आरोपियों रमाशंकर मिश्र और पूर्व बैंक कर्मी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को 14 घंटे की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस की टीमें आज सुबह से ही इन दोनों से रिजर्व पुलिस लाइन में बेहद कड़े सवालों के साथ पूछताछ कर रही हैं। कस्टडी रिमांड की इस चंद घंटों की मोहलत में जांच एजेंसियां चोरी के पैसों और इस बड़ी साजिश के पीछे कौन कौन छिपा हुआ है, कौन रसूखदार है, इन चेहरों के राज उगलवाने की कोशिश में जुटी। आज की ये रिपोर्ट और आरोपियों से हो रही पूछताछ इस पूरे कांड का रुख मोड़ने वाली साबित होगी। आज आपको बताएंगे कि आखिर इस जांच में क्या बड़े खुलासे अभी तक हुए और किन किन बातों की चर्चा चल रही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से पूरा देश आहत। पूरे देश को मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है ताकि यह पता चल सके कि राम मंदिर में इस साजिश के पीछे असली चेहरा कौन है। इस रिपोर्ट के आने के बाद कई बड़े चेहरों पर गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। सवाल है कि आखिर एसआईटी की इस रिपोर्ट में क्या क्या होने वाला है, किस किस पर कार्रवाई की बात कही गई। कुछ जानकारी हम तक पहुंची है सूत्रों के हवाले से, वो आपके सामने। खबर यह है कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी। खबर यह भी है कि फाइनल रिपोर्ट आज ही शासन को सौंपी जाने वाली है। सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में प्रबंधन में बड़े बदलाव और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की गई है और इसके लिए कुछ सुझाव भी हो सकते हैं। रिपोर्ट में चढ़ावे के संग्रह यानी उन्हें कैसे रखा जाए, परिवहन और गणना प्रक्रिया में खामियों पर फोकस किया गया है और पॉइंट आउट किया गया है कि क्यों यह गड़बड़ी हुई है। इसके साथ ही एसआईटी ने एआई आधारित सुरक्षा और निगरानी प्रणाली लागू करने की भी सिफारिश की है। एसआईटी की रिपोर्ट में बैंक अधिकारियों की जिम्मेदारी और लापरवाही भी तय हो सकती है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और गणना कर्मियों की भूमिका भी तय होने की संभावना है। एक एसओपी तय करने की बात हो रही है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके पालन में लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की सिफारिश भी की जा रही है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा और गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव का नाम रिपोर्ट में शामिल हो सकता है। चढ़ावा चोरी रोकने के लिए, यानी आगे से ऐसी घटना ना हो, मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। 13 जून को एसआईटी गठित हुई थी। विस्तृत जांच के बाद रिपोर्ट को अब अंतिम रूप दिया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पहले एफआईआर दर्ज है, 8 आरोपी गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। अंतिम रिपोर्ट के बाद शासन आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकता है और यह कार्रवाई निर्णायक हो सकती है।